हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम फिर से न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लेके आए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम न्यूमेरिकल का अगला लेक्चर लेके आए हुए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का हमने इससे पहले एक लेक्चर किया था। इसके बाद अब हम देखते हैं, इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ a material of wire 1 meter long, 2 mm in diameter, having resistance of 2 ohm। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। एक वायर है, मान लो आपके पास एक वायर है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है। ये डायमीटर दे रखा है 2 mm, ठीक। और इस वायर की रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है। इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और डायमीटर भी 2 mm है, और लेंथ मान लो इसकी L है। तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रिलेशन है इनके बीच का। तो अगर आपको वायर की रेजिस्टिविटी चाहिए तो इट विल बिकम R A बाई L। क्लियर? अब देखें, वायर की लंबाई, यहाँ पर लेंथ आपके पास कितनी है? 1 मीटर लेंथ आपको दे रखी है इसने, 1 मीटर। इसका डायमीटर है 2 mm, जिससे कि आपका रेडियस हो जाएगा 1 mm, और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का आपको दे रखा है। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 इंटू एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वेयर लिख सकते हो। तो मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिंपली पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14। रेडियस आपके पास 1 mm है। 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज 1 मीटर। तो इट विल बिकम्स 6.28 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। देखो, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है इस टाइप के आसान सवालों में, वो यूनिट कन्वर्जन का होता है। यहाँ देखें, डायमीटर 2 mm है, डायमीटर mm में दे रखा है, तो रेडियस निकाल के इसको मीटर में कन्वर्ट जरूर करें, क्योंकि SI सिस्टम में रेजिस्टेंस दे रखा है, SI सिस्टम में लेंथ दे रखा है। तो mm को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेट करोगे तो आंसर गलत आएगा। और साथ में यूनिट भी लिखनी है कि भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी CBSE में आते हैं। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड resistivity of a conductor in which current density of 5 ampere per meter square is found to exist when an electric field of 10 volt per meter is applied on it.
सवाल है, आपको एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी निकालनी है जिसमें आपको करंट डेंसिटी गिवन है। तो देखो, आपको करंट डेंसिटी यहां पर गिवन है, J इज गिवन। J आपको पता है करंट डेंसिटी मींस करंट पर यूनिट एरिया, और उसकी वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है E विच इज 10 वोल्ट पर मीटर। ये डाटा आपको गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी। क्लियर है। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू RA/L होता है। यहां हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है, उससे आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर है। तो देखें, ये रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको। आपको पता है जो हमारा करंट रेजिस्टेंस होता है R, दिस इज V/I। तो आप क्या करो, रेजिस्टेंस की जगह V/I पुट कर दो A/L। क्लियर। यहां देखें, इसको मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज V/L और यहां पर A/I। हमें पता है I/AJ होता है, तो A/I क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1/J। क्लियर। तो इस V/L की जगह आपको पता है V/L का फॉर्मूला होता है E। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट E = dV/dr। इससे फॉर्मूला बन गया E = V/L। तो V/L की जगह मैं E लिख दूंगा और I/A की जगह मैं 1/J लिख दूंगा। अब रिजल्ट आपके सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है विच इज 10, J आपको पता है विच इज 5, इट मीन्स 2 ओम मीटर। यह आपकी रेजिस्टिविटी आ गई 2 ओम मीटर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना होता है, वैल्यू डालनी होती है। CBSE के क्वेश्चंस में ज़्यादा तामझाम नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ सही फॉर्मूला लगाना है, सही यूनिट लगानी है और आंसर ऑब्टेन करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करना ना भूलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बाद में भी काम आएगा ये। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, यही क्वेश्चंस इनफ नहीं होंगे। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 3-4 न्यूमेरिकल कराए आपको। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ कवर करा रहा हूँ। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, आपको कमेंट में आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर ऑफ द डायमीटर, the current flows through a constricted conductor। ठीक है, ऑफ मत छोड़ो। the diameter is 2 mm and the current density to the left of constriction is 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है
what is current flows into कंस्ट्रक्शन। दूसरा पार्ट है इफ द current density is 4 times as it emerges from right side of the constriction. What is डायमीटर D2? देखो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन करना मुश्किल है। इसमें डायग्राम तो होगा ही होगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक कंस्ट्रिक्टेड पाइप है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब जिसका एरिया आगे जा कर के नैरो हो जाए, संकुचित हो जाए, नैरो। अब यहाँ पर मान लो मैं इस जगह का डायमीटर आपको गिवन होगा ये कि यहाँ पर डायमीटर मान लो D1 है, यहाँ पर करंट डेंसिटी J1 है, यहाँ का डायमीटर D2 है और यहाँ पर करंट डेंसिटी J2 है। करंट यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से आउट करती है, यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से करंट आउट करेगी। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको गिवन होगा। बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको जो डायमीटर है ना, सॉल्यूशन करते समय पहले आप डाटा बना लें। डायमीटर जो D1 है वो आपको गिवन है, दिस इज 2 mm। तो इससे रेडियस R1 इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर। इसको मीटर में जरूर कन्वर्ट करें, जरूरी है ये। क्लियर? इसके बाद आपको करंट डेंसिटी दे रखी है J1, यहाँ की करंट डेंसिटी दे रखी है विच इज़ 10⁻⁶ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कहीं पर करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A होता है। तो अगर आपको करंट निकालना है तो करंट की वैल्यू करंट डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। और देखें जो J1 की वैल्यू है उसके लिए आपको करंट डेंसिटी तो दे रखी है, आपको करंट निकालना है, सॉरी। तो जो करंट निकालना है आपको, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि करंट डेंसिटी इक्वल टू J/A होता है। तो करंट इक्वल टू J इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पर चाहिए करंट, तो करंट डेंसिटी हमको पता है 10⁻⁶। एरिया निकालने के लिए हम पाई, एरिया आपको पता है πr² होता है। तो पाई की जगह मैं 3.14 डालूंगा और r की जगह मैं 10⁻³ का स्क्वायर, तो 3.14 एम्पियर। यानी इसके अंदर 3.14 एम्पियर करंट एंटर करेगा। सिंपल है। करंट डेंसिटी का यूज करके हमने ये मान लिया कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, करंट हमने निकाल लिया। अब हमको पता है इन स्टेडी कंडीशंस जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट आउट करेगा, यानी दोनों तरफ का करंट इक्वल होगा। यानी जो करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट इमर्ज करेगा। और आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, J इंटू ए। तो यहां क्या हो जाएगा, J1A1 इक्वल टू J2A2। सिंपल। यहां देखें ए की जगह J1, ए की जगह πr1², J2 और यहाँ πr2²। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? सेकंड पार्ट देखो। पहला पार्ट तो आपने करंट निकाल लिया है,
दूसरे पार्ट को कर रहा था मैं यहाँ। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, करंट डेंसिटी जो है ना, यानी कि J2, जो आपके J2 की वैल्यू है वो 4 टाइम्स J1 है। देखो इफ द करंट डेंसिटी इज 4 टाइम्स एट इट इमर्जेस राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी जब कंस्ट्रक्शन से इमर्ज कर रहा है तो करंट डेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, J1 तो J1 डाल रहा हूँ, पाई से पाई काट देते हैं, J1 J1 ही रहेगा, R1 स्क्वेयर इक्वल टू J2 की जगह 4 इंटू J1 डाल देंगे, साथ में R2 स्क्वेयर, तो J1 कैंसिल आउट, R1 स्क्वेयर बाय 4 इक्वल टू R2 स्क्वेयर, तो R2 इक्वल टू R1 बाय 2, यानी 0.5 mm, यानी कि 1 mm दूसरे एंड का डायमीटर होगा। रेडियस पता चल गया आपको, ट्वाइस कर दिया, डायमीटर निकाल लिया। ये सिंपल तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम भी होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, डायग्राम होगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ। और याद रखना, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर स्टेडी कंडीशंस है, कोई वोल्टेज इंक्रीज नहीं की गई है, तो करंट कांस्टेंट ही फ्लो होगा। जितना करंट यहाँ से इमर्ज होगा उतना ही करंट यहाँ से आउट होगा। हाँ, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया जाए तो कंडीशन चेंज होगी, अगर वोल्टेज बार बार चेंज होती हो तो करंट चेंज होगी। अदरवाइज स्टेडी कंडीशंस के अंदर करंट कांस्टेंट फ्लो होगी, जितना इन करेगा उतना ही आउट करेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द masses of 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in ratio 5:3:1. Find the ratio of their electrical रेजिस्टेंस। आपको 3 कॉपर की तार दे रखी है और आपको उनके मास और लेंथ का रेशियो दे रखा है और आपको उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है। देखो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का कि R इक्वल टू रो L बाय ए, और हमको पता है यहाँ पर हमें लेंथ का रेशियो तो गिवन है पर मास गिवन नहीं है। अब हम इस रेजिस्टेंस का मास के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या करें, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, रो L स्क्वेयर हो जाएगा और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम। अब आप देखें, आपको पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m अपॉन वॉल्यूम। इससे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हो। यहां से वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी नीचे चली गई, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो आपके रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया, रो इक्वल टू L स्क्वेयर मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू रो L स्क्वेयर इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मास। क्लियर है? तो ये आपका रेजिस्टेंस मासेस के टर्म्स में आ गया। अब आप देखें, अगर आपको R1 3 है रेजिस्टेंसेस, R2 और R3 का रेशो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वायर सारी की सारी कॉपर की हैं तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। हाँ, पहले कंडक्टर की लंबाई अलग हो सकती है तो L1 स्क्वेयर, कॉपर मटेरियल है तो डेंसिटी सेम ही होगी। हाँ, मास अलग अलग हो सकता है क्योंकि इनके रेशो दे रखे हैं।
इसी तरह से दूसरे कंडक्टर में जब हम दूसरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे तो डेंसिटी तो सेम ही होगी। लेंथ L2 हो सकता है जिसका स्क्वायर है और डेंसिटी सेम होगी, रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, आपको पता ही है कॉपर का मटेरियल है, मास अलग हो सकता है। तीसरे में भी रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ अलग हो सकती है जिसका स्क्वायर है, डेंसिटी सेम है, मास अलग हो सकता है। तो जो चीज़ें कॉमन है इनको हम कैंसिल कर देते हैं। डेंसिटी और रेजिस्टिविटी सब में सेम है, तो रेजिस्टेंसेस का रेशो हमारे पास क्या हो गया, L1 स्क्वेयर M1 रेशो L2 स्क्वेयर M2 रेशो L3 स्क्वेयर M3। क्लियर है? अब आप देखिए, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास R1 रेशो R2 रेशो R3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ का रेशो क्या है देखो 1, तो 1 का स्क्वायर, मासेस दे रखा है ना, रेशो 5, सॉरी 5 का स्क्वायर, मास है 1, लेंथ 5 मास 1। दूसरे में 3 का स्क्वायर मास 3, तीसरे में मास है ना इसका, मास 3 है, तीसरे में 1 का स्क्वायर और इसका जो मास है वो 5 है। देखो मास ये रहे 1 3 5 1 3 5 और जो लेंथ है वो 5 3 1 है, तो कितना आ गया आपके पास 25 रेशो 1/3 रेशो 1/5, ये 3 ऊपर आएगा, सॉरी। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 125 रेशो 15 रेशो 1, ये आपका R1 रेशो R2 रेशो R3 आ गया। तो अगर मास और लेंथ के रेशो गिवन हैं तो भी हम रेजिस्टेंसेस के रेशो निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द एक्सटर्नल diameter of a 10 meter long hollow tube is 10 centimeter and the thickness of its wall is 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बी 10⁻⁻5 ओम मीटर, देन डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास कोई ट्यूब है, ऐसे कोई पाइप है जिसका एक डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है और इसके अंदर की ये वाली जो थिकनेस है ये इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। क्लियर? तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो रेजिस्टेंस, क्योंकि जिस ये अंदर से ये पार्ट तो खाली है, हॉलो, तो कंडक्टर का कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ यही है जिसमें करंट फ्लो होगा, तो आपको यही वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है जिसमें करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस भी इसी में होगा। अंदर तो खाली है तो अंदर करंट तो फ्लो होगा ही नहीं हॉलो कंडक्टर के अंदर। तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R =
रो एल बाई ए होता है, सिंपल। और यहाँ पर रो एल और ए की जगह आपको पाई r2 स्क्वेयर माइनस पाई r1 स्क्वेयर करना पड़ेगा। अब रेडियस देखो, ये 5 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो ये बात पक्की हो गई कि एक्सटर्नल रेडियस जो है R2 वो 5 सेंटीमीटर का होगा। अब इसमें से 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो इसका जो डायमीटर है वो 4 बचेगा, तो जो R1 आएगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि थिकनेस 3 है दोनों तरफ, यानी 6 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई। तो ये वाला जो रेडियस है, ये वाला जो डायमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा और इंटरनल रेडियस 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो सेंटीमीटर है तो इसको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, रेडियस को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यूनिट का कन्वर्जन करना ना भूलें। और लेंथ आपको पता ही है, दे रखा है इसने, कितनी है लेंथ, 10 मीटर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो की वैल्यू आपको 10 की पावर माइनस 5 गिवन है, लेंथ की जगह 10 आपके पास गिवन है। पाई मैं 22/7 लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वेयर, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर माइनस 4, 22/7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बाहर आ गया। यहाँ पर आपका 5 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 4 जब स्क्वेयर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 4 मैंने बाहर निकाल लिया, वो इसके साथ कैंसिल भी हो गया। तो यहाँ देखें 1/22 इंटू यहाँ 7 आ गया, ये 7 मैंने ऊपर भेज दिया। यहाँ 5 + 2 7, और यहाँ 5 - 2 3, 7 से 7 कट गया, 1/66 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आ गया आपका। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। सिंपल है, आपको वो पोर्शन निकालना है, रेजिस्टेंस उसी पोर्शन में होगा जहाँ करंट फ्लो करेगी, और हॉलो वाले पार्ट के अंदर करंट फ्लो होगी ही नहीं। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन कर लें, तब तक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अप्लाइंग the same potential difference between the ends of wires of iron and copper of same length, the same current is flows in them. Compare their radii. ठीक है, यानी सेम वोल्टेज हमने अप्लाई की और दोनों में सेम करंट फ्लो हुआ है, पर मटेरियल अलग है, एक कॉपर है और दूसरा आयरन है। आपको दे रखा है रेजिस्टिविटी कॉपर की दे रखी है आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी आपको आयरन की भी दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और भी है, पूछ सकते हैं आपसे, कैन देयर करंट डेंसिटीज बी मेड इक्वल by taking appropriate radii?
क्या इनकी करंट डेंसिटीज को इक्वल बनाया जा सकता है? किसी भी तरीके से उनके रेडियाई को इक्वल ले लें और करंट डेंसिटी सेम हो सकती है। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, आपको कहा है कि आपको पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ कहता है आपको। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है, और करंट भी सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट सेम है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर और रेजिस्टेंस ऑफ आयरन सेम होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम है। और हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, यानी रो एल तो एल रहेगा, एल की जगह पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। इनके रेडियसेस को आपको कंपेयर करना है। तो देखें, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ तो दोनों का सेम है, पाई सेम है, रेडियस ऑफ कॉपर वायर का स्क्वायर। और अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ आयरन लिखूं, तो रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, लेंथ सेम है, पाई, और रेडियस ऑफ कॉपर आयरन वायर का स्क्वायर। और आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इक्वल टू, क्लियर? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, आपको पता है इक्वल है। तो रेशियो ना करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको और इसको इक्वल कर देता हूं, सिंपल। ये ना करके मैं क्या कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ पाई रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, लेंथ पाई रेडियस ऑफ आयरन वायर का स्क्वायर। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। क्लियर है? तो अब हम कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर बाय रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉपर का वायर का स्क्वायर और रेडियस ऑफ आयरन वायर का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रेडियस ऑफ कॉपर, रेडियस ऑफ आयरन, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन का रूट, और दोनों की वैल्यू पुट कर दो। दोनों आपके पास गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर, और ये 2 इंटू 10 की पावर -7, 8 इंटू 10 की पावर -7, रूट ये कैंसिल आउट, यहाँ 4 बचा, तो 1/2। तो इनके रेडियस 1:2 में होंगे, यानी कि आयरन की वायर को ज़्यादा मोटा होना पड़ेगा, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपको कि आपके पास एक कॉपर का वायर है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r। क्लियर? और अगर इसका रेडियस r है तो इसका कंडक्टेंस कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, देखो, अगर रेडियस r है तो आपको पता है ये जो वायर है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, और आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होता है G, इट इज़ 1/r। तो कंडक्टेंस जो निकालेंगे हम कॉपर वायर का, वो क्या होगा, A/ρl। क्लियर? तो A क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि इसका रेडियस r है। इसकी रेजिस्टिविटी आपको कितनी लेनी है, Kc, और लेंथ L है।
अब क्या कह रहा है आपको, अब आपको कह रहा है इसके ऊपर आप निकेल की एक प्लेटिंग कर रहे हो और तब तक कर रहे हो जब तक फाइनल रेडियस आर ना हो जाए। तो आप सोचो निकेल का पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो ये एरिया निकाल लेते हैं हम, ये वाला एरिया। इस एरिया का रेजिस्टेंस निकाल लें, उससे हम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका जब हम कंडक्टेंस निकालेंगे निकेल वाले का, तो ए रो एल आएगा। अब इसमें एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, पाई जो बड़ा रेडियस है उसमें से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे। पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, मैंने पाई कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर के एन है और साथ में एल है। अब आप सोचो अगर करंट यहाँ से फ्लो होगा तो करंट दो पोर्शन में फ्लो होगा, एक तो निकेल वाले में और दूसरा फ्लो होगा कॉपर वाले में। जैसे ये वायर है, यहाँ से सिर्फ अगर कॉपर होता तो करंट ऐसे जाती, निकेल है तो वायर कॉपर में से भी जाएगी निकेल में से भी जाएगी, इस तरह से। तो ये दोनों पैरेलल माने जाएंगे। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसका इफेक्टिव कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों वायर्स को पैरेलल में कंसीडर करना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए आप, एक के ऊपर एक है, तो पहले कॉपर में से भी जाएगी, ऊपर निकेल में से भी जाएगी, तो दोनों वायर आपको पैरेलल में कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो इफेक्टिव कंडक्टेंस G = G1 + G2। तो जो इफेक्टिव कंडक्टेंस निकालेंगे G, उसके लिए इन दोनों को प्लस कर देते हैं, πr² KCl प्लस पाई कैपिटल R² माइनस R² KN × L। आप चाहो तो π/L को कॉमन ले लो, R²/KC प्लस R² माइनस R²/KN। ये आपका इफेक्टिव कंडक्टेंस आ गया। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं आप, इससे आपका आगे काम आ सकता है ये। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमको, 2 वायर्स ऑफ सेम डायमेंशंस का मतलब लेंथ एरिया सब कुछ सेम है इनका, बट रेजिस्टिविटीज ρ1 and ρ2 कनेक्टेड इन सीरीज। इनकी रेजिस्टिविटी ρ1 और ρ2 है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास सेम डायमेंशंस के 2 वायर है, यानी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ भी L है, एरिया भी A है, ये वाली लेंथ भी L है और इसका भी एरिया A है। क्लियर? तो आपको इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टिविटी निकालनी है इफेक्टिव। क्लियर है? अगर ये 2 वायर होते अलग अलग तो इनका रेजिस्टेंस अगर आप निकालते तो R क्या होता, R1 + R2। इसकी जगह अगर एक वायर में यूज़ करता इफेक्टिव निकालने के लिए R1 + R2 करता, और मुझे पता है R का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। अब जब इफेक्टिव हो जाएगा तो इफेक्टिव में देखो रेजिस्टिविटी तो ρ रहेगी, लेंथ कितना हो जाएगा, अगर L और L ये है तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 2L। एरिया सेम रहेगा। यहाँ देखें R1 की जगह ρ1 L/A, ρ2 L/A R2 की जगह, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है। तो आप देखें ρ2 L/A, यहाँ से भी आप L/A कॉमन ले लें, तो ρ1 + ρ2, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ρ किसके बराबर, ρ1 + ρ2/2। ये आपके कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टिविटी आ गई, अगर आप 2 वायर्स जिनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है उनको सीरीज में लगाएं तो।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो न्यूमेरिकल्स करते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टेडी करंट flows in a metallic conductor of non-uniform cross section out of following physical quantities, the which remains constant। कहता है इनमें से क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या सेम रहेगा, कहता है वायर जो है ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, मोटी पतली तार है। तो आपको बताया था स्टेडी स्टेट में करंट तो सेम ही रहेगा, तो एक बात तो पक्की हो गई कि करंट तो कांस्टेंट रहने वाला है, स्टेडी स्टेट है। पर हमें पता है करंट डेंसिटी J = I/A होता है, ये करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं रहेगा। ड्रिफ्ट स्पीड आपको पता है VD स्मॉल ई कैपिटल ई τ/m, क्लियर, और ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये भी कांस्टेंट नहीं रहने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये भी एरिया पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो नहीं, पर अगर मूविंग करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एरिया। तो इन चार क्वांटिटीज में से जब भी किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो सिर्फ करंट ही कांस्टेंट रहेगा, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब वेरिएबल क्वांटिटीज रहेंगी। तो न्यूमेरिकल करते रहें, अपने डाउट्स पूछते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, आपको मोर वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलर इंटरवल पे। थैंक यू सो मच।